रिलेशंस। आप देखें आज हमारे पास दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड्स, फिशेस, टाइगर्स, ह्यूमंस, क्रोकोडाइल्स, प्लांट्स, मतलब बहुत सारे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो थे और अब नहीं है, डायनासोर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा माना जाता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए, एक दूसरे से इवॉल्व हुए। कहने का मतलब आप समझे, ऐसा माना जाता है कि धरती पे, अर्थ पे बिल्कुल शुरू में कुछ सिंपल सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे और बहुत ही कम रहे होंगे। फिर समय के साथ उनमें इवोल्यूशन हुआ होगा, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन होने से उनसे थोड़े अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होंगे, कॉम्प्लेक्स भी रहे होंगे। फिर ये जो नए ऑर्गेनिज्म बने होंगे, फिर से इनमें इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर से इनमें इवोल्यूशन हुआ होगा और फिर से नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बने होंगे। और ये जो नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बने होंगे ये और भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स रहे। फिर इन ऑर्गेनिज्म से फिर से नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बने होंगे थ्रू इवोल्यूशन। और यही प्रोसेस चलता रहा होगा, जिससे आज हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इतना इवोल्यूशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, करोड़ों करोड़ों साल लग गए होंगे। बट माना जाता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि पहले बहुत कम ऑर्गेनिज्म रहे होंगे और बहुत सिंपल टाइप के रहे होंगे, उनमें इवोल्यूशन हुआ होगा और इवोल्यूशन होते 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 हमारे पास आज इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो जब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं तो आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, जैसे कि बर्ड से फिश का डेवलपमेंट हुआ या फिश से बर्ड का डेवलपमेंट हुआ। कहने का मतलब है कि पहले बर्ड्स आई दुनिया में और फिर उससे फिश आई, या फिर पहले फिश आई और उससे बर्ड आया। समझ रहे आप मेरी बात? बर्ड से टाइगर का डेवलपमेंट हुआ या टाइगर से क्रोकोडाइल का डेवलपमेंट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम कैसे पता करते हैं कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किससे कौन इवॉल्व हुआ, वही चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने हेडिंग डाली है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशंस, कि कौन किससे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या होते हैं ये होमोलोगस ऑर्गन्स? आप ध्यान दें, जैसे कुछ ऑर्गेनिम्स की बात करने वाला हूं मैं यहां पे, फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमन एंड बर्ड। आप ध्यान दें एक बात, इन सारे ऑर्गेनिज्म में 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स। आप ध्यान दें, 4 लिम्स, 4 हाथ पैर होते हैं इन सब में, ठीक है। अब देखो इन चारों के लिम्स का बेसिक स्ट्रक्चर यहां बनाया गया है। ये फ्रॉग का एक लिम्ब है, ये लिजर्ड का, ये ह्यूमन का और ये बर्ड का। क्या आपको इनके लिम्स में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? दे रही होगी। आपको लग रहा होगा कि बेसिक डिजाइन इन सब के लिम्स का सेम है, सेम टाइप का है, बेसिक डिजाइन मिलता जुलता सा है। हालांकि ये जो चारों ऑर्गेनिज्म है उनमें ये लिम्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे ह्यूमन में ये जो लिम्ब है हाथ या पैर का, जैसे पैर की बात करें तो वो क्या काम करता है? चलने के काम करता है, वॉक करने का काम करता है, दौड़ने का काम करता है। बर्ड्स में लिम्ब क्या काम करता है? फ्लाई करने का काम करता है। लिजर्ड में क्रॉल करने का काम करता है। फ्रॉग में जंप करने का काम करता है। आपको तो पता ही है कि फ्रॉग कैसे चलता है, आपने देखा होगा, कूदते कूदते चलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं उनका डिजाइन सिमिलर सा है, हालांकि वो काम थोड़ा अलग करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो हम लिख सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विथ सिमिलर डिजाइन, with similar design but different functions। सही बात है। अब ये होमोलोगस ऑर्गन्स देख के हम इवोल्यूशन के बारे में क्या सोच सकते हैं? हम सोच सकते हैं, आप शायद सोच पा रहे हो, हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन सब का शायद एक कॉमन एंसेस्टर हो, एक कॉमन एंसेस्टर हो, क्योंकि इन सब में लिम्स का डिजाइन सेम जैसा है। तो हो सकता है कि एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो इनका, एक ऑर्गेनिज्म रहा हो जिसमें लिम्ब का कुछ डिजाइन रहा हो, उसी लिम्ब में थोड़ा सा चेंज हुआ हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो फ्रॉग बन गया हो, उसी में थोड़ा अलग टाइप का इवोल्यूशन हुआ हो
तो लिजर्ड बन गया हो, उसी में थोड़ा सा अलग टाइप का इवोल्यूशन होने से हो सकता है बर्ड बन गया हो, उसी में थोड़ा अलग टाइप का इवोल्यूशन होने से हो सकता है ह्यूमन बन गया हो। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होमोलोगस ऑर्गन्स अगर हम देखते हैं तो हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि शायद ये सारे ऑर्गेनिज्म एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं बैट का और बर्ड का। दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं, दोनों ही उड़ सकते हैं, दोनों के लिम्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो दोनों के लिम्स काम क्या करते हैं? फ्लाई करने का, ठीक, दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन क्या उनका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर सा लग रहा है? देखो जरा यार, ये यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स में बट गया, ये तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्या उनका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा होगा। डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन, इनका डिजाइन डिफरेंट। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स, तो हम लिख सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विथ डिफरेंट डिजाइन बट सेम फंक्शन, बट सेम फंक्शन। ठीक है, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो होमोलोगस के उल्टे हैं, होमोलोगस के उल्टे हैं। इसमें क्या था? डिजाइन सेम था, डिजाइन सेम था, काम अलग करते थे। इसमें काम सेम कर रहे हैं, काम सेम कर रहे हैं, लेकिन डिजाइन अलग है। ठीक है, तो ऐसे एनालॉगस ऑर्गन्स को देख के इवोल्यूशन के बारे में क्या सोच सकते हैं? हम सोच सकते हैं कि क्योंकि इनका डिजाइन अलग है तो इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स अलग अलग रहे होंगे, एंसेस्टर्स अलग अलग रहे होंगे, तभी तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन्स सजेस्ट डिफरेंट एंसेस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट इज फोसाइल्स। फोसाइल्स से हमें इवोल्यूशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा उठता है कि फोसाइल्स का मतलब क्या है, क्या है ये फोसाइल्स? तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, व्हाट आर फोसाइल्स। देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सोचें कि कोई एनिमल है जो कि मर जाता है, डेड हो जाता है। अब इसकी ये जो डेड बॉडी है उसका क्या होगा? धीरे धीरे या कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी में सिर्फ बोन्स बचते हैं, बोन्स बचते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें कि इसके बॉडी में हम सोच सकते हैं कि एक तो फ्लैश है और दूसरी बोन्स है, सही है? तो जो फ्लैश होता है वो जल्दी सड़ जाता है, जल्दी सड़ जाता है, लेकिन बोन्स जो होते हैं वो जल्दी नहीं सड़ते हैं, उनको बहुत सालों साल लग सकते हैं सड़ने में। टेक्निकल वर्ड अगर मैं यहां पे यूज करूं तो हम बोलेंगे डीकंपोज। डीकंपोज, डीकंपोज मतलब सड़ जाना। तो फ्लैश जो है वो डिकंपोज हो जाता है इजीली, और बोन्स नॉट इजीली, वो इतना इजीली डिकंपोज नहीं होता है। तो थोड़े दिन बाद सिर्फ बोन्स बचेंगे और फ्लैश सड़ गया होगा। अब समय के साथ क्या होता है, ये जो बोन्स होते हैं वो अर्थ के अंदर दब जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैसे दब जाते हैं? कोई अर्थ को आ गया तो ये अंदर जा सकते हैं, या किसी भी ज्योग्राफिकल चेंज के कारण, ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण ये अर्थ के नीचे दब सकते हैं। बाद में जब सालों बाद अर्थ को खोदते हैं तो ये बोन्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, ये जो बोन्स हैं या फिर बॉडी पार्ट्स जो हैं ये एनिमल्स के बाहर निकलेंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉसाइल्स। दीज आर कॉल्ड फॉसाइल्स। जैसे आप देखें, ये डायनासोर के बोन्स हैं, फोसाइल्स हैं, जो अर्थ को डिग करने से निकले हैं। डायनासोर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत पहले अर्थ पे रहा करते थे, अब नहीं है। वैसे ये टर्टल का फोसाइल है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। लेकिन फोसाइल्स जो होते हैं एक और तरीके के होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जैसे आप इस फोटोग्राफ पे थोड़ा कंसंट्रेट करें, ये क्या है? आप देख सकते हैं कि एक रॉक या स्टोन है जिसपे लीफ का इंप्रेशन है, लीफ का इंप्रेशन। इंप्रेशन वर्ड का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से यहां पर एक रॉक या स्टोन है जिसपे एक फिश का इंप्रेशन है, फिश का इंप्रेशन। तो क्या होता है कि जब हम अर्थ को डिग करते हैं तो अर्थ के अंदर से हमें बहुत सारे ऐसे रॉक्स मिलते हैं जिन पे इस तरीके के इंप्रेशंस पाए जाते हैं, सिर्फ फिश और लीफ के नहीं, और भी एनिमल्स और प्लांट्स के।
ये जो इंप्रेशंस हैं इनको भी हम फोसाइल्स बोलते हैं, इनको भी हम फोसाइल्स बोलते हैं। अब ये इंप्रेशंस बनते कैसे हैं, लेट्स हैव अ लुक। जैसे आप सोचो कि ये जो फिश थी उसकी डेड बॉडी किसी मड में फंस जाती है, ठीक है, मड में मतलब गीली मिट्टी में फंस जाती है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। और फिर किसी रीजन से इसकी बॉडी जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पा रही है, नॉट डिकम्पोजिंग, ठीक है, तो जल्दी से इसकी बॉडी सर नहीं रही है। अब ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये जो मड है वो सॉलिडिफाई हो जाए, और सॉलिडिफाई होके ये एक रॉक बन जाए, रॉक। तो ये जो मड थी, गीली मिट्टी थी, अब वो रॉक बन गई, एकदम सॉलिड रॉक बन गई है, ठीक है, और उसके बीच में फिश की डेड बॉडी है। अब बहुत दिनों बाद हो सकता है कि धीरे 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 करते करते ये फिश की बॉडी डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज हो जाए मतलब खत्म हो जाए, इसकी बॉडी सड़ के खत्म हो जाए। तो फिर क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास कि अब ये रॉक तो है हमारे पास और बीच से फिश सड़ के खत्म हो चुकी है, डिकम्पोज हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि फिश का इंप्रेशन बन गया रॉक में। बाद में जब हम अर्थ को डिग करेंगे तो हमें ये रॉक मिलेगा, उसको हम तोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंप्रेशन दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये इंप्रेशंस बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ये भी एक इंप्रेशन है, यानी फोसाइल है एक एनिमल का जिसका नाम है ट्राइबोलाइट। ट्राइबोलाइट बहुत पहले ये एनिमल अर्थ पे पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। वैसे ये एक और एनिमल का इंप्रेशन या फोसाइल है, ये भी बहुत पहले पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है, इसका नाम है एमोनाइट। एमोनाइट दोनों ही एनिमल के बगल में आप देखो लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट इसका क्या मतलब होता है, इनवर्टिब्रेट वैसे एनिमल्स होते हैं जिनका स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, एनिमल्स विथ नो स्पाइनल कॉर्ड, विथ नो स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड्स नहीं होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि फोसाइल्स क्या होते हैं। हम बोल सकते हैं फोसाइल्स आर रिमेन्स और इंप्रेशंस, आर रिमेन्स और इंप्रेशंस of dead bodies of past animals and plants, जैसा कि हमने देखा। हम एक और चीज देखेंगे जिसके लिए हम हेडिंग डालेंगे फाइंडिंग एज ऑफ फोसाइल। फाइंडिंग एज ऑफ फोसाइल क्या मतलब है, आपको जमीन से खोदने पे किसी जानवर की हड्डी मिली, डायनासोर की हड्डी मिली, तो आपको समझ में आया कि डायनासोर जैसा कोई जानवर रहता था, लेकिन कितने साल पहले रहता था, जी हम कैसे पता लगाते हैं वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो लेट्स सी, तो उसका जो पहला तरीका होता है दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें किसी जानवर की हड्डी मिली है, उसका फोसाइल मिला है, तो वो कितना पुराना है। ये बहुत यूजफुल मेथड होता है। इसी के हेल्प से पता लगाया गया था कि डायनासोर की जो हड्डी मिली है वो कितनी पुरानी है, मतलब डायनासोर कितने दिन पहले अर्थ पे रहते थे। दूसरा तरीका है डेप्थ ऑफ फोसाइल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ के नीचे डिग करने में फोसाइल्स मिलते हैं। तो देखो ये अर्थ की सरफेस है, अब उससे हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, अब देखें डिफरेंट जानवर्स की हड्डियां हमें मिलती जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फोसाइल। तो आपको क्या लगता है, आप सोच के बताओ कि ये जो फोसाइल है ये ज्यादा पुराना है या फिर ये जो फोसाइल है ये ज्यादा पुराना है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो फोसाइल है वो अर्थ में बहुत नीचे पाया जा रहा है, मतलब ये बहुत पुराना है। तो बहुत सिंपल सी बात होती है, जो फोसाइल जितना नीचे पाया जाएगा अर्थ में वो उतना ही पुराना होता है। If a fossil is found deeper inside earth, it is older. Now let's come to the main point. How fossils give information about evolution. तो हमने fossils के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं, बट वो evolution के बारे में कैसे बताते हैं ये समझना बाकी है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ को जब खोजा जाता है तो डिफरेंट एनिमल्स के फोसाइल्स मिलते हैं और कुछ इस ऑर्डर में मिलते हैं। खोदने पे सबसे कम डेप्थ पे
ह्यूमन, हॉर्सेज या और भी कई एनिमल्स के फोसाइल्स मिलते हैं। और डीप जाने पे बर्ड्स और मैमल्स के फोसाइल मिलना शुरू होते हैं, और डीप जाने पे रेप्टाइल्स के फोसाइल्स मिलना शुरू होते हैं, और डीप जाते हैं तो फिश के फोसाइल्स मिलते हैं, और डीप में सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स के फोसाइल मिलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल नीचे सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स के फोसाइल होते हैं, उसके ऊपर फिश के, उसके ऊपर रेप्टाइल्स के एंड सो ऑन। इससे क्या समझ में आता है हमें? इससे ये मुझे समझ में आता है कि ये बिल्कुल डीप में, मतलब इनके फोसाइल्स बहुत पुराने हैं, फिश के फोसाइल उससे कम पुराने हैं, रेप्टाइल्स के फोसाइल्स उससे कम पुराने हैं। सही बात है ना? तो उससे हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद अर्थ पे पहले इनवर्टिब्रेट्स रहते होंगे, फिर उनसे फिश का इवोल्यूशन हुआ होगा, तभी तो फिश बाद में आया है, और फिर फिश से इवोल्यूशन होकर रेप्टाइल्स बने होंगे, फिर रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुआ होगा तो मैमल्स और बर्ड्स बने होंगे, फिर उनके इवोल्यूशन से हॉर्सेज और बाकी एनिमल्स जैसे ह्यूमंस बने होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? इस सीक्वेंस को देख के हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बर्ड से फिश का इवोल्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि फिश तो अर्थ पे पहले से रहते हैं, बर्ड्स के पहले से रहते हैं, तो इसका मतलब फिश का इवोल्यूशन बर्ड से नहीं हुआ होगा, बल्कि बर्ड का इवोल्यूशन कहीं ना कहीं फिश से हुआ होगा। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक एनिमल है, इसका नाम यहां लिखा हुआ है। ये एनिमल अब दुनिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके फोसाइल पाए जाते हैं अर्थ में बहुत नीचे, जिससे ये पता चलता है कि ये एनिमल कभी दुनिया में रहता था, आज नहीं रहता है लेकिन कभी रहता था। और इस एनिमल से हमें इवोल्यूशन के बारे में भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये जो एनिमल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बर्ड से मिलती जुलती है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रेप्टाइल से मिलती जुलती है। बर्ड से तो क्या प्रॉपर्टी मिलती है आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि इसके भी विंग्स हैं, इसके भी विंग्स हैं, ठीक है। रेप्टाइल से भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। अब देखो, ये तो हमें पता ही है कि रेप्टाइल से बर्ड का इवोल्यूशन हुआ था, रेप्टाइल से बर्ड का इवोल्यूशन हुआ था। सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है कि रेप्टाइल्स और ये बर्ड्स कितने अलग हैं, तो इस रेप्टाइल से बर्ड पता नहीं कैसे बना होगा। तो हमें अगर इस एनिमल के बारे में पता है तो हम ऐसा गेस कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि रेप्टाइल से शायद ये एनिमल बना हो और फिर इस एनिमल से बर्ड बनी हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कर ही रहा होगा इस पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूं। ये चैप्टर, इस चैप्टर की बातें आपको थोड़ी सी अजीब सी तो लगती होंगी। आपको लगता होगा यार फिश से बर्ड का इवोल्यूशन, फिश से बर्ड का इवोल्यूशन, तो ये कैसे मतलब हो सकता है? फिश कितने डिफरेंट है, बर्ड कितने डिफरेंट है। फिश पानी में रहती है, हवा में लाते मर जाती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो बाहर निकालते मर जाती है। और बर्ड तो हवा में उड़ती है, तो उस फिश से बर्ड का इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ है और इसके बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं। होता यह है कि फिश की बॉडी में बहुत थोड़ा 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 करके चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस में करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो फिश से पहले कोई दूसरा एनिमल बनता है, फिर उससे कोई दूसरा, फिर उससे दूसरा, फिर उससे दूसरा, ऐसे करते 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 बर्ड का इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। और इसमें करोड़ों करोड़ों साल लग गए होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं जिससे आप कन्विंस हो सकते हो कि ऐसा हुआ होगा। लेट्स सी, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इवोल्यूशन। तो मैं आपको एक ऐसे इवोल्यूशन का एग्जांपल दूंगा यहां पे जो आर्टिफिशियली इंसानों के एफर्ट से हुआ है। जैसे आप देखें, इन फोटोग्राफ्स को देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। वाइल्ड कैबेज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, काले, कोहलराबी, ब्रोकली, इनमें से बहुत सारी आपने देखी भी होंगी और खाई भी होंगी। अब मैं आपको अगर बताऊं कि आज से 100-200 साल पहले, मतलब काफी टाइम पहले, सिर्फ वाइल्ड कैबेज ही पाया जाता था, ये बाकी सब्जियां पाई नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ? फार्मर्स के एफर्ट से, फार्मर्स एफर्ट मतलब फार्मर्स ने कुछ एफर्ट किए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें की, जिससे इस वाइल्ड कैबेज से कैबेज, कॉलीफ्लावर और इन बाकी सब्जियों का भी इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन हुआ। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको
कि ये जो सारी सब्जियां हैं देखने में वो कितनी अलग हैं, कितनी अलग हैं, लेकिन इन सब का इवोल्यूशन वाइल्ड कैबेज से ही हुआ है। मतलब ये सब आपस में रिलेटेड हैं। सोचने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ऐसा डेफिनेटली हुआ है। और ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि ये सारी कहानी 100-200 साल में ही हुई है। तो आपको लग सकता है बहुत पुरानी बात है, बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये सब होते हुए देखा है, तो हमने देखा है ये सब होते हुए, तो ये बिल्कुल हुआ है। मतलब इवोल्यूशन से बिल्कुल अलग अलग टाइप की चीजें डेफिनेटली बन सकती हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे कि फिश से बर्ड, वो भी हो सकता है, ठीक है। एक प्राणी से बिल्कुल दूसरे टाइप का प्राणी इवॉल्व हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चौथा तरीका देखेंगे इवोल्यूशन के बारे में पता करने का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फिलॉजेनी। जैसा आपको नाम से लग रहा होगा, ये बहुत ही साइंटिफिक और एडवांस तरीका है, और आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। जैसे आप देखें, इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू चेंज और चेंजेस इन डीएनए। हमने ऐसा पढ़ा है कि इवोल्यूशन कैसे होता है, डीएनए में चेंज होके, डीएनए में चेंज होके। तो आप सोच के देखो कि डीएनए में चेंज होने से इवोल्यूशन होता है, तो अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी करें तो हमें इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सही बात है ना? सो बाय स्टडिंग differences in DNA of organisms, so by studying differences in DNA of organisms, we can find out who evolved from whom. तो हमने देखा है कि डीएनए में जब किसी ऑर्गेन्स के डीएनए में चेंज होता है तो इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर हम ऑर्गेनिम्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स का डीएनए स्टडी करें तो हम इवोल्यूशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि कौन किससे कैसे इवॉल्व हुआ था। सही बात है, लॉजिकल है। Less difference in DNA means closeness in evolution process. अगर दो स्पीसीज का डीएनए बहुत मिलता जुलता सा है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इससे आप क्या मतलब लगाएंगे? सोचें, बहुत आसान है। उसका मतलब ये होगा कि इवोल्यूशन प्रोसेस में वो बहुत आसपास है, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा नई स्पीसीज नहीं होगी। सही बात है। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा भी ट्रू है ऑब्वियसली, कि अगर दो स्पीसीज के डीएनए बहुत अलग है तो हम समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस में वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, मतलब उनके बीच में और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए होंगे इवॉल्व हो के। सही बात है। नाउ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन स्टेज बाय स्टेज होता है, धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज। जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे आईज की बात करते हैं, आईज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा और बहुत सारे एनिमल्स का, लेकिन बहुत जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते थे, अर्थ पे पाए जाते थे बहुत पहले, उनमें आईज नहीं होती थी, लेकिन आज के बहुत सारे एनिमल्स में आईज है। इसका मतलब आई का इवोल्यूशन हुआ है और बहुत धीरे धीरे हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं आईज के बारे में कि नॉट प्रेजेंट इन वेरी इनिशियल फेज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इवॉल्व स्लोली इन स्टेजेस। इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि आईज वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड बाय सिंगल डीएनए चेंज, बाय सिंगल डीएनए या जीन्स चेंज। तो हमने देखा है कि जीन्स यानी कि डीएनए में जब चेंज होता है तब इवोल्यूशन होता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक डीएनए या मतलब सिंगल डीएनए चेंज से एक बार कोई डीएनए में थोड़ा सा चेंज हो गया और आई इवॉल्व हो गई, ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, आई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुआ होगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आप इस ऑर्गेनिज्म को देखिए, इसका नाम है प्लानिडिया या फ्लैटवर्म भी बोलते हैं इसको। बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, और ये अर्थ पे बहुत जमाने से पाया जाता है। इसके पास आईज होती हैं, आईज। इसके आईज को बोलते हैं रूडिमेंट्री आईज, रूडिमेंट्री आईज। रूडिमेंट्री का क्या मतलब है? रूडिमेंट्री का मतलब होता है बहुत पुरानी और सिंपल, पुरानी और सिंपल। तो इसकी आईज को ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी आई बहुत सिंपल होती है, हमारी आई की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है।
वेरी सिंपल आई, वेरी सिंपल आई। और हमारी आई की तरह एडवांस भी नहीं है इसकी आई। इसकी आई जो है वो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती है, कैन डिटेक्ट ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब इसकी आंखें सिर्फ ये पता कर सकती है कि लाइट है या नहीं। जैसे हमारी आंख जो है वो तो बहुत एडवांस होती है, हम कलर्स पता कर सकते हैं, हम चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी आंख से। इसकी आंख उतनी एडवांस नहीं है, वो सिर्फ ये पता कर सकती है कि सराउंडिंग में लाइट है या नहीं। तो कैन डिटेक्ट ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब आई का इवोल्यूशन हो रहा था तो पहले इस टाइप की सिंपल आईज बनी होगी, सिंपल आईज, ठीक है। फिर इनमें और चेंजेस हुए होंगे जिससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा होगा आईज में, फिर और एडवांस्ड आई बनी होगी। ऐसे करते करते आई और एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड होती गई होगी, और आज जाके हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड टाइप की आई है। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे स्टेजेस में होता है, ठीक है। आईज के बाद फीदर्स की बात करते हैं, वही बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं बर्ड्स के लिए, उड़ने के लिए। बट इनकी अपनी एक बड़ी अलग सी कहानी है। देखिए आप ये फोटो देखें, दिस इज एक्चुअली फोसाइल ऑफ डायनासोर। डायनासोर बेसिकली एक रेप्टाइल ही है। तो ये डायनासोर का फोसाइल है, ये बेसिकली इंप्रेशन वाला फोसाइल है। बताया था ना मैंने आपको, इंप्रेशन वही है। तो ऐसे इंप्रेशंस पाए जाते हैं डायनासोर को। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, यहां के पार्ट पे आप थोड़ा फोकस करें। ये कौन सा बॉडी पार्ट लग रहा है आपको यहाँ पे, आप ध्यान से देखें। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद फीदर्स हैं। तो इसका मतलब है कि डायनासोर के भी फीदर्स थे। कुछ ऐसे डायनासोर थे, सारे तो नहीं, जिनके विंग्स थे, विंग्स। इस फोटो में आप देख सकते हैं इस डायनासोर के विंग्स हैं। सम डायनासोर्स हैड फीदर्स, बट इंपॉर्टेंट बात है कि बट डायनासोर्स डिड नॉट फ्लाई। उनके विंग्स तो थे लेकिन वो उड़ते नहीं थे। तो फिर ये विंग्स क्यों थे, ये क्या काम करते थे? तो they were used as protection from cold weather, from cold climate. तो डायनासोर्स के जो फीदर्स या विंग्स थे वो उड़ने के काम नहीं आते थे, वो बेसिकली उनको ठंड से बचाने के काम आते थे। तो बेसिकली शुरू में फीदर्स का जो डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ था वो उड़ने के लिए नहीं हुआ था, वो ठंड से बचने के लिए हुआ था। बाद में इन फीदर्स का यूज होने लगा उड़ने के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, फीदर्स वेयर इनिशियली इवॉल्व फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। Later they further evolved to provide flying ability to birds, ठीक है। तो कई ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो पहले किसी और पर्पस के लिए आते हैं, फिर धीरे धीरे उनका यूज चेंज हो जाता है, जैसे फीदर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन इज नॉट, नॉट पे ध्यान दें, उसको जो छोड़ना दें आप, वही मेन बात है। इवोल्यूशन इज नॉट सेम एज प्रोग्रेस। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इवॉल्व होकर जो नया प्राणी बनता है वो हमेशा बेटर होता है, बेटर। ऐसा जरूरी नहीं है। हम लिखते हैं इसको, न्यू ऑर्गेनिज्म formed from evolution are not always better, ठीक है। Also old organisms were not inefficient। ऐसा भी नहीं है कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म्स थे वो इनएफिशिएंट थे, वो अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, और उसके इवोल्यूशन से बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स बने हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हर तरीके से बैक्टीरिया से बेटर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बैक्टीरिया जो होता है बहुत रफ एंड टफ होता है, वो बिल्कुल हॉट क्लाइमेट में रह सकता है, बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट में रह सकता है, मतलब सी के बिल्कुल डीप में रह सकता है, माउंटेन टॉप पे रह सकता है, आइस में रह सकता है, मतलब बदतर से बदतर कंडीशन में भी बैक्टीरिया जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन
बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए हैं बाद में जाके, इनफैक्ट हम भी, वो ऐसे कंडीशंस में नहीं रह सकते। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया इनएफिशिएंट है क्योंकि ये बहुत पहले था और बाकी सब कुछ इससे इवॉल्व हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इवोल्यूशन का मतलब बेसिकली प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। हम सोच सकते हैं कि इवोल्यूशन बेसिकली लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। Evolution basically leads to more complex organism due to factors like genetic variation and natural selection. Basically evolution में क्या होता है, ज्यादा complex organism बनते हैं, ठीक है, ज्यादा complex organism बनते हैं। और क्यों बनते हैं वो तो हमने पहले भी देखा है, जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के कारण। आइए कुछ और बातें देखते हैं। इन इवोल्यूशन ओल्ड स्पीसीज did not disappear, did not disappear। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे रेड बीटल से ग्रीन बीटल बनता है, ठीक है, कैसे रेड बीटल से ग्रीन बीटल बना। तो उस एग्जांपल में हमने देखा था कि रेड बीटल बेसिकली खत्म हो जाता है और लास्ट में सिर्फ ग्रीन बीटल ही रहता है। तो हो सकता है कि इस एग्जाम्पल के बाद आप ऐसा सोचने लगे कि जब इवोल्यूशन होता है, जब इवोल्यूशन होता है तो पुरानी स्पीसीज खत्म हो जाती है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि नई स्पीसीज बने और पुरानी भी जिंदा रहे। वही मैंने लिखा है, इन इवोल्यूशन ओल्ड स्पीसीज डिड नॉट डिसअपियर, वन स्पीसीज में इवॉल्व इनटू मेनी। ऐसा हो सकता है कि एक ही स्पीसीज से बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व हो। सो देयर कैन बी मेनी ब्रांचेस ऑफ इवोल्यूशन। कहने का मतलब है कि एक स्पीसीज हमारे पास, हो सकता है कि उससे एक इवोल्यूशन की चेन चले और उस चेन में बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बने, फिर इससे दूसरी इवोल्यूशन की चेन बने जिसमें बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बने, उससे एक तीसरी इवोल्यूशन की चेन चले जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सा, चिंपैंजी और ह्यूमंस। तो लोग ऐसा सोचते हैं जनरली, हो सकता है आप भी सोचते हो कि चिंपैंजी में इवोल्यूशन हुआ और उसी से ह्यूमन बीइंग्स बने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एक इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, इससे चिंपैंजी का इवोल्यूशन भी हुआ होगा और ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। चिंपैंजी से ह्यूमन का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा इनका जिससे बहुत सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के बाद, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन का मतलब है कि उस कॉमन एंसेस्टर से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, फिर उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म, फिर उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म, ऐसे करते करते चिंपैंजी डेवलप हुआ होगा। और उसी तरीके से बहुत सारे इवोल्यूशन होने के बाद ह्यूमन बीइंग्स आए होंगे। तो आप देख सकते हैं एक ही स्पीसीज से इवोल्यूशन की दो चेन निकली। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए आप, हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और अपने ही इवोल्यूशन की बात ना करें तो अच्छा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, शायद सुन के आपको उतना अच्छा न लगे, बट वही सच है, ट्रूथ इज बिटर। ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म, नथिंग स्पेशल अबाउट अस। देखा जाए तो जो ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब हमारा इवोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म का हुआ है। जैसे घोड़े का इवोल्यूशन हुआ है, बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। नथिंग स्पेशल अबाउट अस। हमारे इवोल्यूशन में कोई खास बात हो बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म दुनिया में इवोल्यूशन से आए हैं, वैसे हम भी इवोल्यूशन से आए हैं। ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स ओवर टाइम। समय के साथ क्या हुआ है कि हम ह्यूमंस में भी डिफरेंट टाइप के लोग डेवलप हो गए हैं। मैंने ये बात पहले भी की है। डिफरेंट टाइप का कहने का मतलब है, जैसे अफ्रीका के लोग थोड़े अलग दिखते हैं, अमेरिका के लोग थोड़े अलग दिखते हैं, हम इंडियंस थोड़े अलग दिखते हैं, चाइनीज थोड़े अलग दिखते हैं, ठीक। इनफैक्ट ह्यूमंस में इतना वेरिएशन है कि कई बार ह्यूमन रेस की बात की जाती है। जनरली स्किन कलर के बेसिस पे ह्यूमन रेस में लोगों को डिवाइड किया जाता है, जैसे ब्लैक रेस, व्हाइट रेस, ब्राउन रेस। तो आप समझ सकते हैं जो अफ्रीका के काले लोग होते हैं उनको ब्लैक रेस का कहा जाता है, ये लेडी जो है इसको व्हाइट रेस का कहा जाएगा, हम इंडियंस ब्राउन रेस में आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि
भले सारे ह्यूमन बींग्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हो एक दूसरे से, बट सबके सब एक ही स्पीसीज है, वन सिंगल स्पीसीज, वन सिंगल स्पीसीज। हमने ये भी बात की है कि एक सिंगल स्पीसीज होने का क्या मतलब होता है, ये बात की हमने पहले। और ये जो सिंगल स्पीसीज, उसका नाम क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, बताएं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ओके स्टूडेंट्स, और थोड़ी सी बात करते हैं हम अपने बारे में। तो ये वर्ल्ड मैप है, आपको समझ में आ ही रहा है। थोड़ा आप यहां पे ध्यान दें, रशिया से आप राइट की तरफ जाओगे और राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, यहां तो मैप का एंड है, ऐसा नहीं है। अर्थ गोल होती है ना, अर्थ गोल होती है, ठीक है। आप यहां से चल रहे हो, यहां से चल रहे हो, यहां से चल रहे हो, यहां जब पहुंचोगे और आगे जाओगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप मैप के इस इंड पे कंसेंट्रेट करते हुए देखना। अब आगे जाओगे तो अमेरिका आएगा, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हमें इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है इंसानों के, तो इस तरह से मैप बनाना थोड़ा बेटर होता है। ये जो रीजन है रशिया से अमेरिका के बीच का, उसको बोलते हैं बेरिंग लैंड ब्रिज। ओके, तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आप देखें, इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, मैंने आपको बताया। तो पहले कुछ ऑर्गेनिज्म्स रहे होंगे डिफरेंट टाइप के, उससे ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए होंगे। तो ये जो घटना है वो अफ्रीका में हुई थी, अफ्रीका में। तो इंसानों का जो इवोल्यूशन है वो अफ्रीका में हुआ था। कहने का मतलब है कि बिल्कुल शुरू में कुछ ह्यूमन बींग्स रहते थे और वो अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। बाकी दुनिया में ह्यूमन बींग्स नहीं रहते थे, जबकि दूसरे प्राणी रहते थे लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फूड की खोज में या डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण, क्लाइमेट के कारण, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन के कारण लोग जो है अफ्रीका से बाहर निकलने लगे। तो कुछ लोग इस रास्ते से अफ्रीका से बाहर निकले और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे निकले, मतलब कुछ लोग पहले निकले, फिर कुछ ग्रुप बाहर बाद में निकला, ऐसा चलता रहा। और कुछ ग्रुप जो है वो अंदर भी रहा, जो अफ्रीका के अंदर ही रहा वो धीरे धीरे अफ्रीका में पूरी तरह से फैल गए। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो होना ही था। और जो ग्रुप्स बाहर निकले वो दुनिया भर में फैलने लगे, वो इस रास्ते से फैलते गए, चाइना तक पहुंचे, फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक फैले। कुछ जो बाहर निकले वो फैलते फैलते इंडिया तक आए, कुछ जो बाहर गए वो फैलते फैलते रशिया पहुंचे, और रशिया से अमेरिका गए। अमेरिका किस रास्ते से गए? इस रास्ते से, बेरिंग लैंड ब्रिज। और फिर अमेरिका में पहुंचते पहुंचते वो पूरे अमेरिका में फैल गए, नॉर्थ अमेरिका में भी और साउथ अमेरिका में। उसमें से कुछ लोग यूरोप में की तरफ भी गए और यूरोप में भी फैल गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंसानों का जन्म या इवोल्यूशन अफ्रीका के एक रीजन में हुआ और वहां से वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। और उनका ये जो फैलना था वो बहुत सिस्टमैटिक नहीं था, वो आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि यहां से चले तो चलते गए चलते गए चलते गए और अमेरिका के एंड पे ही जाके रुके, ऐसा नहीं हुआ। वो आगे गए, कई बार आगे जाते थे, फिर पीछे आए, राइट की तरफ भी गए, लेफ्ट की तरफ गए, और आपस में मिक्स भी होते रहे, आपस में मिक्स भी होते रहे। यही सिलसिला सालों साल तक चलता रहा और अंत में लोग पूरी दुनिया में फैल गए। और जब वो पूरी दुनिया में फैल गए तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। हर जगह की कंडीशंस अलग थी, हर जगह की ज्योग्राफी अलग थी। तो जैसे अमेरिका में जो लोग गए, जो अमेरिका पहुंचे, उनका इवोल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से होने लगा। जो अफ्रीका में रुक गए उनमें थोड़ा इवोल्यूशन अलग तरीके से होने लगा। जो इंडिया पहुंचे उनमें थोड़ा अलग तरीके से होने लगा। जो यूरोप पहुंचे उनमें इवोल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से होने लगा, जिसके कारण हर रीजन के लोग जो हैं वो थोड़ा अलग अलग दिखने लगे, जैसा कि आज हम पाते हैं। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो देखो, इवोल्यूशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटते हैं ताकि उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए, ठीक। जैसे कुछ ग्रुप्स की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्वियस सा ग्रुप है ये तो। फिर एनिमल्स और प्लांट्स को भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे एनिमल्स को कुछ इन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, सारे ग्रुप्स नहीं लिखे मैंने, कुछ ही ग्रुप्स लिखे। जैसे जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन सबको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जितने भी फिशेज हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, पीसेस। जितने भी मैमल्स होते हैं वो एक अलग ग्रुप है, जैसे डॉग हो गया, उसमें कैट, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, टाइगर, ये सब। फिर रेप्टिलिया एक ग्रुप हो गया, उसमें एनिमल्स आते हैं जैसे स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, डायनासोर। तो ये ग्रुपिंग या ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है।
बर्ड्स की जो ग्रुप है उसमें वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज होगी। पीसीज, इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। वैसे मैमल ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसकी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज है। मतलब एक ग्रुप में वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत आपस में मिलती है। ओके, तो ये तो क्लासिफिकेशन की थोड़ी बात हमने की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि हम इस ग्रुप की बात करते हैं बर्ड्स, तो इसमें बहुत सारी बर्ड्स आएंगी, ईगल, स्पैरो, और मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में है तो उसका मतलब यह है कि दे हैव लॉट्स ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनमें बहुत सारी कॉमन बातें हैं। तो उससे हम इवोल्यूशन के बारे में क्या सोच सकते हैं? अगर उनमें बहुत सारी कॉमन बातें हैं तो हम इवोल्यूशन के बारे में क्या सोच सकते हैं? हम सोच सकते हैं कि उन सब के शायद एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर। दिस मेक्स सेंस यार। आप सोचो ना, सारी बर्ड्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो शायद उन सब का इवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा। उन सब का इवोल्यूशन शायद एक सेम तरीके से हुआ हो। यस, सारे फीसेस आपस में बहुत मिलती जुलती हैं, तो उन सब का इवोल्यूशन शायद एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा। वही बात बाकी ग्रुप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन reflects evolutionary relationships among organisms। सही बात है ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन बहुत रिलेटेड है। अगर हम एक ग्रुप बना रहे हैं ऑर्गेनिम्स का जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि उनका इवोल्यूशन भी सेम तरीके से हुआ होगा या फिर कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा। और उसी तरीके से अगर दो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग ग्रुप में हैं तो उनके इवोल्यूशन की कहानी अलग हो सकती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो देखिए आज अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन बहुत पहले धरती वीरान थी, उस पर कोई लाइफ नहीं थी। तो कभी लाइफ स्टार्ट हुई होगी, तो वो कैसे स्टार्ट हुई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिबेट का साइंटिस्ट्स के बीच में। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो दी गई है वो हम यहां पे देखेंगे। जेबीएस हेल्डन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1929 में थ्योरी दी थी। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हु बिकेम इंडियन सिटीजन लैटर। तो वो एक्चुअली ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बाद में जाके वो एक इंडियन सिटीजन बन गए थे। तो उन्होंने क्या थ्योरी दी थी देखते हैं। उन्होंने कहा लॉन्ग बैक अर्थ वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। उन्होंने कहा बहुत पहले के टाइम में जो अर्थ है वो बहुत अलग थी, आज की अर्थ से बहुत अलग थी। जैसे कैसे अलग थी, कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं हम। नो ऑक्सीजन, उस टाइम में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, आज एटमॉस्फेयर है, उस टाइम में नहीं था। मोस्टली अमोनिया एंड मीथेन इन एटमॉस्फेयर, उस टाइम पे अमोनिया और मीथेन जैसी गैस ही एटमॉस्फेयर में पाई जाती थी। फ्रीक्वेंट लाइटनिंग्स, देखिए लाइटनिंग्स बिजली का चमकना आज भी होता है अर्थ पे, लेकिन कभी कभी होता है, उस टाइम बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर प्रेजेंट ऑन अर्थ, नो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस टाइम पे अर्थ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पाए जाते थे, ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पाए जाते थे। इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, शायद आपको पता हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप समझ सकते हो वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना लाइफ नहीं हो सकती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो उस टाइम पे अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पाया जाता था, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, मतलब कोई लाइफ हो ही नहीं सकती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लाइटनिंग ट्रिगर्ड केमिकल रिएक्शंस बिटवीन
inorganic compounds. Lightning triggered chemical reaction between inorganic compounds. जैसा मैंने आपको बताया कि frequent lightnings हुआ करती थी, उस frequent lightning से chemical reactions होते थे inorganic compounds के बीच में. This formed new organic compounds. तो आपको तो पता ही है कि chemical reactions में नए compounds बनते हैं, different compounds बनते हैं. तो chemical reaction हुआ inorganic compounds के बीच, उससे नए organic compounds बने, जैसे कि amino acids. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि लाइफ के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होना जरूरी होते हैं. तो लाइटनिंग से केमिकल रिएक्शंस हुए, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने. फिर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में वापस से रिएक्शंस हुए, तो और कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बने. फिर उन कंपाउंड से लाइफ का जन्म हुआ. और फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि एक बार लाइफ का जन्म हो गया तो उसमें इवोल्यूशन होते 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 बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने. तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसा ही हुआ था जिससे लाइफ का जन्म हुआ अर्थ में. ऐसा भी माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हैपेंड इन वाटर. तो सबसे पहले जो लाइफ है वो वाटर में आई थी, मतलब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म वाटर में डेवलप हुए थे. फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए और लैंड में फैले, और फिर उससे स्काई में भी फैले. जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किया जाता है, तभी पक्का होता है कि वो थ्योरी सही है कि नहीं. तो अभी जो हमने थ्योरी देखी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, उसको एक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया 1953 में. स्टैनली हिलर और हेरोल्ड उरे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उस थ्योरी को सही प्रूफ करने के लिए. तो क्या एक्सपेरिमेंट था उनका? दे क्रिएटेड सिचुएशन इन लैब सिमिलर टू ओल्ड अर्थ. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइफ आने के पहले अर्थ में बिल्कुल अलग टाइप की सिचुएशन थी, तो वैसे ही सिचुएशन को उन्होंने लैबोरेटरी में क्रिएट किया देखने के लिए कि क्या होता है. तो क्या सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया, थोड़ा डिटेल में देखते हैं. उन्होंने पानी भरा पहले तो. क्यों पानी? क्योंकि थ्योरी के अनुसार पानी में ही लाइफ का जन्म हुआ था पहले. उसके ऊपर एटमॉस्फेयर के बदले उन्होंने अमोनिया गैस, मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डाली, ऑक्सीजन नहीं डाली. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था उसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस ही पाई जाती थी, ऑक्सीजन पाया नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. अब देखो, थियरी के अनुसार लाइटनिंग से सब कुछ स्टार्ट हुआ था. लाइटनिंग, तो अब लाइटनिंग करानी पड़ेगी. तो उन्होंने क्या किया, उसके जगह पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स कराए. इलेक्ट्रिक स्पार्क तो समझते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स टू सिमुलेट लाइटनिंग. तो लाइटनिंग की जगह पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कराए. एक ही बात है, दोनों एक ही चीज होती है. तो फिर क्या पाया गया? जब हफ्तों तक, काफी दिन तक ये इलेक्ट्रिक स्पार्क्स कराए गए, तो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आया उसका. क्या रिजल्ट आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर फॉर्म्ड. ध्यान दें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर फॉर्म्ड आफ्टर अ फ्यू वीक्स. कुछ हफ्तों बाद जब लाइटनिंग कराते रहे तो देखा उन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं यहाँ पे. तो यही तो थ्योरी थी कि ऐसी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही लाइफ का जन्म हुआ. तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से थ्योरी प्रूव हो गई कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ.